हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज की वीडियो में सबसे पहले बच्चों आप लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टर्म है, बेसिक टर्म एक्चुअली जो हम जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं, उनको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों हम लोग हेडिंग डालते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी तो पहला टर्म बच्चों आपने सुना ही होगा जनरली, कौन सा? कैरेक्टर। कि व्हाट एक्चुअली अ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर सुनकर को आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली होता है। जिस इंसान की जो फितरत होती है उसका कैरेक्टर होता है। तो सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर होता है उसको बच्चों हम लोग कैरेक्टर कह देते हैं। नेक्स्ट बच्चों ट्रेट नाम सुना होगा आपने, ट्रेट। तो ट्रेट वर्ड कहां इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रेट वर्ड भी कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर जो सारे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो कुछ ही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनको ट्रेट यूज करते हैं। तो क्या कहोगे? ट्रांसफरेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। सारे कैरेक्टर को ट्रेट नहीं कहते, वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसको ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे बच्चों? ट्रांसफरेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। कौन से कैरेक्टर को? ट्रांसफरेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट, या द कैरेक्टर विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज कॉल्ड ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपने सुना होगा बच्चों जीन, या बच्चों नाम सुना होगा फैक्टर। तो जीन और फैक्टर बच्चों दोनों क्या है? तो कहते हैं बोथ आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। व्हाट? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दोनों की दोनों बेसिक यूनिट होते हैं। बेसिक यूनिट किसकी? तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इन विच द टर्म जीन वॉज गिवन बाय जॉनसन। ये टर्म किसने दिया था? इसको जॉनसन नाम के साइंटिस्ट दिया था, बट द टर्म फैक्टर वॉज यूज बाय मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टर्म जीन का यूज नहीं किया था, जीन की जगह फैक्टर का इस्तेमाल किया। लेकिन दोनों को हम लोग बोल देते हैं बोथ आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इन विच द टर्म जीन वॉज यूज बाय गिवन बाय जॉनसन एंड द टर्म फैक्टर वॉज यूज बाय मेंडल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है होमोजाइगस। तो देखिएगा जब किसी भी कैरेक्टर के दोनों एलील एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं उन्हें कहते हैं कैसे? आपस में होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लाइक स्मॉल टी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? होमोजाइगस कह देते हैं। तो जब किसी भी कैरेक्टर के दोनों एलील एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उसको हम होमोजाइगस कह देते हैं। ठीक है, ऐसे सुना होगा बच्चों हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस तो देखिएगा जब किसी भी कैरेक्टर के दोनों एलील डिसिमिलर होते हैं, if both the alleles of a traits are exactly dissimilar to each other, then this is called heterozygous like this. So this one is heterozygous, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए इन्हें हेटरोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस सिमिलर को बोलते हैं। कैसे? दोनों की डेफिनेशन में एक वर्ड का फर्क होता है बच्चों। व्हाट एक्चुअली होमोजाइगस? तो क्या कहोगे? इफ बोथ द एलील क्या होते हैं बताऊंगा अभी। इफ बोथ द एलील ऑफ अ ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है, तो किसी भी कैरेक्टर के दोनों एलील एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उसको होमोजाइगस कह देते हैं। एंड इफ बोथ द एलील्स ऑफ अ ट्रेट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, इसमें तो यहाँ क्या लग जा रहा है? डिसिमिलर टू ईच अदर, मतलब एक कैपिटल शो कर रहा है एक स्मॉल शो कर रहा है, इसको हम क्या कह देते हैं? हेटरोजाइगस कह देते हैं। समझ में आ गया? एलील वर्ड का इस्तेमाल किया था अभी, तो एलील वर्ड के बारे में बच्चों बताता हूं। एलील क्या होता है? तो कहते हैं कंट्रास्टिंग फॉर्म और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है, किसको? कंट्रास्टिंग फॉर्म
या बोल देते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। किसकी? ऑफ अ जीन। किसी भी जीन की जो कंट्रास्टिंग फॉर्म होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, उसको एलील कह देते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ इज अ कैरेक्टर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिएगा लेंथ क्या है? लेंथ एक टाइप का कैरेक्टर होता है बच्चों, और लेंथ की दो फॉर्म हो सकती हैं। टॉलनेस, प्लांट या तो लंबा होगा या प्लांट छोटा होगा। टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, प्लांट या तो लंबा होगा या छोटा होगा। तो कितने कैरेक्टर होगा यहाँ पे? सिंगल कैरेक्टर इज देयर हियर, दैट इज लेंथ इज अ कैरेक्टर। एंड व्हाट एक्चुअली आर टॉलनेस एंड डॉर्फनेस? तो दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर लेंथ इज अ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म है। या तो प्लांट लंबा होगा या छोटा होगा। लंबे में दो बातें हो सकती हैं, प्योर टॉल होगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइब्रिड टॉल होगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉर्फ हमेशा होमोजाइगस ही होता है। समझ में आ गया? तो किसी भी कैरेक्टर के या जीन की जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको एलील कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे? कंट्रास्टिंग फॉर्म और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन और अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील। इसको बच्चों हम एलील कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक कुछ बेसिक टर्म है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टर, ट्रेट्स, जीन, फैक्टर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील। ओके, नेक्स्ट आता बच्चों क्रॉसेस की बात करें बच्चों हम, नंबर 7। तो एक क्रॉस होता है जिसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड। केवल डेफिनेशन बताऊंगा बच्चों, अभी डिटेल आगे आएगा। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो व्हाट एक्चुअली अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो क्या बोलते हैं? इफ अ सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर्ड एट ए टाइम इन अ क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? इफ a single character is considered at a time in a cross is called monohybrid cross। monohybrid cross बोलते हैं, एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये क्या होता है बच्चों? तो क्या कहेंगे? इफ अ पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कंसीडर्ड एट अ टाइम इन अ क्रॉस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर या पेयर ऑफ कैरेक्टर को एट ए टाइम कंसीडर करते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? एक 3 कैरेक्टर is considered at a time in a cross is called tri-hybrid cross। at a time 3 कैरेक्टरों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो ट्राइबल क्रॉस। नेक्स्ट होता है बच्चों पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या कहोगे? इफ more than 3 character is considered at a time in a cross is called polyhybrid cross। at a time more than 3 character को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो ऐसे को हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? सब डिटेल से आएगा, मेनली 2 क्रॉस बताएंगे डिटेल से, ठीक है? अब आपने नाम सुना होगा बच्चों फिनोटाइप, फिनोटाइप या बोल देते हैं बच्चों
phenotypic ratio, phenotype or phenotypic ratio. So what is phenotype? External expressions of an organism is called phenotype and such type of ratio is called phenotypic ratio. क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल कैसे डिफाइन करोगे इसको बच्चों? एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड phenotype and this type of ratio is called phenotypic ratio. इस प्रकार के रेशियो को हम phenotypic रेशियो कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई 4 प्लांट रखे बच्चों. एक प्लांट ये दिख रहा है, दूसरा ये दे रखा है और तीसरा और चौथा प्लांट ये दिख रहा है. कितने हुए? 4 प्लांट हो गए. इसमें 2 बड़े दिख रहे हैं, 2 छोटे दिख रहे हैं. दिख रहे हैं? 2 बड़े दिख रहे हैं और 2 छोटे प्लांट दिख रहे हैं. तो एक्चुअली क्या होता है? 2 बड़े दिख रहे हैं, 2 छोटे दिख रहे हैं. तो मतलब क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 2:2. 2 बड़े दिख रहे हैं, 2 छोटे दिख रहे हैं. क्या हो गया? 2:2. तो व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बाहर से देखेंगे तो इनका एक्सप्रेशंस क्या आएगा? तो बाहर से देखने में 2 लंबे दिख रहे हैं, 2 छोटे दिख रहे हैं. तो ये क्या है? ये फिनोटाइप है. और इस प्रकार से रेशियो बताएंगे उसको फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं. रेशियो कितना हो गया? 2:2 या 1:1. समझ में आ गया? अब चला लो यार. जीनोटाइप या बोल सकते हैं बच्चों हम जीनोटिपिक रेशियो. तो क्या बोलेंगे बच्चों हम? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड दिस टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो. जेनेटिक कंस्टिट्यूशन of an organism is called phenotype and this type of ratio is called phenotypic रेशियो. इस प्रकार के रेशियो को बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप होगा बच्चों. जीनोटाइप एंड दिस टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो. ठीक है. तो जैसे 4 प्लांट दिख रहे हैं जिसमें 2 लंबे दिख रहे हैं, 2 छोटे दिख रहे हैं. अब मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा प्योर लंबा है, कौन सा हाइब्रिड है? तो ऐसे बाहर से देखकर नहीं बता सकते. इनको खोलना पड़ेगा, इनकी सेल निकालेंगे, सेल में से देखेंगे कौन प्योर होमोजाइगस है, कौन हेटेरोजाइगस. उसके बाद रेशियो देते हैं, उसको हम जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं. तो क्या कहेंगे? इसलिए मैंने वही लिखा है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड दिस टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो. समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है बच्चों फिलियल जनरेशन. तो फिलियल जनरेशन क्या होता है बच्चों? तो कहते हैं जनरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिलियल जनरेशन. क्या? जनरेशंस ऑफ एन organism is called filial generation. For example, F1, F2, पहली जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. आ रहा है? इन आ रही है.
फिलियल जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे बोल दिया मैंने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, उनको बोलते हैं फिलियल जनरेशन। रिप्रेजेंट करते हैं F1, F2, F3, F4 से। समझ में आ गया इतना बच्चों? तो देखिए क्या क्या हुआ, मोनोहैबिट क्रॉस, डायहैबिट क्रॉस, ट्राईहैबिट क्रॉस, पॉलीहैबिट क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो, और फिलियल जनरेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस की बात करें, ये क्या होता है बच्चों? तो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, तो देखिएगा बोल सकते हैं हम, इफ सबसे पहले बात करते हैं, ये दोनों क्रॉसेस किसने दिए थे? बोथ आर गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल फॉर चेकिंग देयर क्रॉसेस, अपने क्रॉसेस को चेक करने के लिए उन्होंने दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। तो देखिए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, कहते हैं इफ F1 हाइब्रिड इज क्रॉस back with their parent, back with their parents, then this is called back cross। केवल टर्म की बात कर रहा हूँ बच्चों, back cross। F1 हाइब्रिड क्या होता है बच्चों? तो देखिएगा जैसे प्योर टॉल प्लांट है, इसका क्रॉस प्योर डॉट से कराते हैं। इसका गैमेट की बात करेंगे, गैमेट क्या बनेगा इसका? ये कैपिटल टी आ जाएगा, इसका स्मॉल टी आ जाएगा। ये दोनों का क्रॉस कराते हैं बच्चों, तो F1 जनरेशन में क्या कंडीशन आती है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कंडीशन। ये कैसे आएंगे बच्चों? 100% टॉल, कैसे? हाइब्रिड टॉल। तो इसका क्रॉस हम किसी पेरेंट से करा दें, चाहे इससे करा दें चाहे इससे करा दें, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब बैक क्रॉस किसके किसके बीच में कराते हैं? F1 हाइब्रिड और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में कराते हैं, तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, बट हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता, क्योंकि बैक क्रॉस इसके बीच में भी होता है। लेकिन कभी ये नहीं बोलते, हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर आपने डेफिनेशन ऐसा लिख दिया कि F1 हाइब्रिड इज क्रॉस बैक विद देयर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस, और डेफिनेशन गलत हो जाएगी। और अगर ये बात कहोगे तो ये कभी नहीं कह सकते कि एवरी बैक क्रॉस इज एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस। इसलिए बोलते हैं F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम किसी भी पेरेंट से करा दें, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन बैक क्रॉस जब F1 हाइब्रिड और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में कराते हैं, तो इसे टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। इसलिए कहा जाता है हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, लेकिन हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं। समझ में आ गया? तो ये आगे क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहले मेंडलिज्म बताऊंगा, तब समझ में आएगा। ये इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो दिस इज अबाउट द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। पर एक टर्म और बताऊंगा बच्चों, जिसे हम बोल देते हैं इमेस्कुलेशन। तो व्हाट इज इमेस्कुलेशन? भाई ग्रेगर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने कौन से प्लांट पर काम किया था? पाइजम सटाइवम पे काम किया था, ग्राउंड कौन सी गार्डन पी पे काम किया था। और पाइजम सटाइवम के अंदर जो फ्लावर था वो कैसा था? बाइसेक्सुअल था, यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप पता ही होगा आपको, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन मेंडल इस पे काम कर रहे थे, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो
एक्सपेरिमेंट के समय क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए उस फ्लावर का एंथर काटते थे। तो रिमूवल ऑफ एंथर of flower or a male part of flower is called emasculation. This is done by Gregor John Mendel for preventing self pollination. ठीक है, तो क्या कहोगे? Removal of male part of flower, male part of flower को बच्चों हम क्या कह देते हैं? Anther. Removal of male part of flower ब्रैकेट में anther is called, क्या कहिए बच्चों इसको हम? Emasculation. Is called emasculation, and this is done by Gregor John Mendel. This is done by Gregor John Mendel के लिए for preventing self pollination. Self pollination ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के समय सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एमास्कुलेशन। तो दिस इज एक्चुअली द बेसिक टर्म विच इन्वॉल्व इन जेनेटिक्स। अगर आपको इन टर्म के बारे में नहीं पता होगा तो आगे जेनेटिक्स में कुछ भी समझ में नहीं। अब देखिएगा बच्चों, जो टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया बच्चों, अब जेनेटिक्स शुरू करने से पहले भाई ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल से पहले किसने काम किया था? तो मेंडल से पहले गॉस एंड नाइट ने काम किया था, लेकिन इससे पहले किस बात पर विश्वास करते थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के काम से पहले हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे विश्वास किया जाता था, लेकिन आज की डेट में उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। लेकिन व्हाट एक्चुअली आर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, तो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा आपका, तो वो आपको जरूर जानना चाहिए। ठीक है, बस आ गया यहाँ तक। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है? तो कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ब्लेंडेड और मिक्स्ड। एक मिनट, द प्रोसेस बाय विच the characters are blended or mixed during inheritance is called blending इनहेरिटेंस। कि कहते हैं कैरेक्टर जो होते हैं बच्चों, पहले क्या विश्वास था? मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर ब्लाइंडली मिक्सअप होते थे, और बच्चे के अंदर कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कौन सा सप्रेस होगा, ये पता नहीं। तो बोल दिया सब कुछ ब्लाइंडली हो रहा है, तो कैरेक्टर भी ब्लाइंडली मिक्सअप होते हैं। कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कौन सा सप्रेस होगा, ये कुछ भी पता नहीं। तो इस इनहेरिटेंस को नाम दिया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी, साइंटिस्ट ही फिलोसफर हुआ करते थे पहले, तो कई सारे फिलोसफर ने इसको अपने अपने थ्योरी के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी। तो उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में सब गलत प्रूफ हो गया, फिर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिएगा, पहला थ्योरी है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी। तो दिस मॉइस्ट वेपर थ्योरी ये किसने दिया था? तो कहते हैं दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, इन्होंने, ये फिलोसफर थे, ऐसा नहीं है मैथमेटिशियन नहीं थे, फिलोसफर थे, कहीं किसी भी सब्जेक्ट में बोलना शुरू कर देते। तो इन्होंने थ्योरी दिया था। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था? हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबकी कुछ वेपर्स होती हैं, और वो वेपर
हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद मेटिंग के दौरान मेल से फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर हो जाती हैं, और जब यूट्रस में चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो जिस ऑर्गन की वेपर ट्रांसफर होती हैं वही वेपर वो ऑर्गन बनाते हैं। बिल्कुल गलत बात, लेकिन कहा तो उसकी बात पछाड़ रहा हूँ 100% गलत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कहा था और इसे इसको फॉलो करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट थ्योरी है बच्चों फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी, इस थ्योरी को किसने दिया था? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एम्फिडोकेन। किसने दिया था बच्चों? इसको एम्फिडोकेन नाम के साइंटिस्ट दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इनको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। इन्होंने कहा था हमारे शरीर में जितने ऑर्गन्स होते हैं सबकी वेपर होती है। इन्होंने कहा ना वेपर नहीं होती, क्या होता है? फ्लूइड होता है। और फ्लूइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इकट्ठा हो जाता है, मेटिंग के दौरान मेल से फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर होता है, और जिस ऑर्गन का फ्लूइड होता है वही ऑर्गन बनता है बच्चे के अंदर। ये भी टोटल गलत, ठीक है। तीसरी थ्योरी आती है बच्चों रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। तो दिस रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी वाज गिवन बाय, इसको किसने दिया था? गिवन बाय अरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहते। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। बोले क्या होता है? बोले मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो मेल का ब्लड ज़्यादा प्योर होता है कंपेरेटिव टू फीमेल। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। और मेटिंग के दौरान मेल का ब्लड फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है, और यूट्रस में जाकर के ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉटिंग से चाइल्ड डेवलप होता है। टोटली गलत, लेकिन कहा था मैंने आपको बता। नेक्स्ट आता है बच्चों प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय मेलपीजी नाम के साइंटिस्ट ने। मेलपीजी। इन्होंने कहा तुम सब गलत कह रहे हो। बोले क्यों, क्या था? बोले पहले से ही हर इंसान की बॉडी में लाखों इंसान है छोटे छोटे, तो नाम दे दिया प्री फॉर्मेशन। हर इंसान की बॉडी में छोटे छोटे इंसान हैं, ये इन्होंने कहा था इस तरीके से, और इन छोटे इंसान को नाम दिया होमनकुलस। इन्होंने कहा था हर इंसान की बॉडी में लाखों होमनकुलस, छोटे छोटे इंसान। पर मेटिंग आर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ देयर ग्रोथ। जब तक मेटिंग नहीं होती है तब तक इसकी ग्रोथ इनिशिएट नहीं। ये ठीक है। फिर एक और बताता हूं बच्चों, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। ये किसने दिया था? तो कहते हैं दिस थ्योरी वाज गिवन बाय माउपर्टियस। इसको माउपर्टियस ने दिया था, बट सपोर्ट किसने किया था? बट सपोर्टेड बाय डार्विन। डार्विन ने बच्चों उसको सपोर्ट किया। इन्होंने क्या कहा था अपनी थ्योरी में? हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स होते हैं उन सारे ऑर्गन की छोटी छोटी कॉपी होती हैं, और इन छोटी छोटी कॉपी को नाम दिया बच्चों पेनजीन। क्या नाम दिया? छोटी छोटी कॉपी को नाम दिया पेनजीन। इन्होंने कहा था ये पेनजीन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इकट्ठे हो जाते हैं, और मेटिंग के दौरान मेल से फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर होते हैं, और जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो जिस ऑर्गन के पेनजीन होते हैं वही ऑर्गन बनाते हैं। ये था इसमें, लेकिन इसको सपोर्ट कर दिया था डार्विन ने। तो उस समय लोग इसी थ्योरी पर विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय पूरा वर्ल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ के पीछे भाग रहा था। जेनेटिक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, सब कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में इनका एक रेन्यू ने, इनको लोग गॉड मानते थे, और इन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया। तो लोग बोलना इन्होंने सपोर्ट कर दिया, इन्होंने सपोर्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल सही। तो उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल थे,
लेकिन वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो कह रहे थे ये गलत है ये सही है, तो उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने लाइफ टाइम में फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया। उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि लोग इनमें ब्लाइंड फेथ करते थे एंड ही वाज सपोर्टेड दिस थ्योरी। इसलिए पहले इस थ्योरी पर विश्वास करते थे एंड ऑल दीज थ्योरी आर बेस्ड ऑन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बट नाउअडेज दिस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाज डिस्कार्डेड। बट आगे बताऊंगा मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। डोमिनेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं या नहीं है। और ब्लेंडिंग आपको पता ही ना हो इसलिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया और कुछ नहीं दिया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया और उनके कौन कौन से प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इतना ही।